कब पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं नीलू। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। मधुमक्खी पालन व्यवसाय से अधिक उत्पादन की प्राप्ति हेतु आवश्यक प्रबंधन। काला तेला रोग से परेशान है मूली उत्पादक किसान। स्वीट कॉर्न की उन्नत खेती पर तकनीकी सलाह। किसान भाइयों, मधुमक्खी पालन कृषि से ही जुड़ा एक व्यवसाय है जिसको अपनाकर कम लागत में अधिक मुनाफा प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन कई बार इस व्यवसाय में होने वाले प्रबंधनों को सही समय एवं उचित ढंग से न करने पर किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। लेकिन अधिक शहद उत्पादन प्राप्त करने के लिए उचित वातावरण, नए उपकरणों के प्रयोग विधि, अधिक शहद देने वाली मधुमक्खियों की प्रजातियां, रोगों से बचाव के उपाय तथा वैज्ञानिक विधि से मधुमक्खी पालन के बारे में ज्ञान होना बहुत जरूरी होता है। आज हम आपको करनाल जिले के इंद्री खंड गांव सातड़ी में रहने वाले किसान सुनील कुमार से मिलवाने वाले हैं, जो पिछले करीब 20 सालों से मधुमक्खी पालन उद्योग को अपनाए हुए हैं। आइए जानते हैं उनके अनुभवों को। मैंने ये तकरीबन कोई 18-20 साल पहले काम शुरू किया था और 25 बक्सों से काम शुरू किया था, जो आज मेरे पास 1000 के लगभग बक्से हैं। वैज्ञानिक ढंग से मधुमक्खी पालन का कार्य भारत में कई वर्ष पहले शुरू हो चुका है, जिसमें मधुमक्खियों को आधुनिक ढंग से लकड़ी के बने हुए संदूकों में, जिसे मून बॉक्स भी कहते हैं, पाला जाता है। इस प्रकार से मधुमक्खियों को पालने से छत्तों को हानि नहीं पहुंचती और शहद को मशीन द्वारा निकाल लिया जाता है। इन खाली छत्तों को वापस मधु बॉक्सों में रख दिया जाता है ताकि मधुमक्खियां इन पर बैठकर फिर से शहद इकट्ठा कर सकें। एक बॉक्स के अंदर 10 फ्रेम होती है, लेकिन वो मक्खी के ऊपर करता है। किसी बक्से के अंदर 6 फ्रेम है। मक्खी अगर कम होगी तो फ्रेम कम मिलेंगे, अगर मक्खी ज़्यादा होगी तो उसमें फ्रेम 10 मिलेंगे। अगर मक्खी 10 से ज़्यादा होगी तो उस पर सुपर लगा देते हैं, जो चैम्बर बोलते हैं इसको, बक्से के ऊपर ही लगता है वो। तो उसमें अगर हम सुपर लगा के बी कीपिंग करें तो बहुत अच्छा रहता है। उसमें जो है शहद की मात्रा भी ज़्यादा मिलती है और बीमारी वगैरह के भी चांस बहुत कम रहते हैं। किसान भाइयों, प्रत्येक प्राणी की तरह मधुमक्खियों के भी अनेक शत्रु होते हैं। मधुमक्खियों के पालने वालों को उनका ज्ञान होना अति आवश्यक है ताकि वे उनसे मधुमक्खियों की रक्षा कर सके। तो मधुमक्खियों को हानि पहुँचाने वाले शत्रु कौन कौन से हैं और इनकी रोकथाम किस प्रकार से करें, इस बारे में जानकारी कुछ इस प्रकार है। अब जैसे हम इनको राजस्थान से लेके आए, इनकी सफाई कर रहे हैं। इनको इन बक्सों के अंदर जो भी गंद वगैरह होता है ना, उसको साफ करके यहाँ
अब इसमें बक्से बदल देते हैं, उसमें सल्फर वगैरह डाल के डस्टिंग करते हैं सल्फर की, और एसिड वगैरह लगा देते हैं ताकि उसके अंदर जो कीड़े वगैरह हो, कोई भी वो ना, वो सब मर जाए। और उसके बाद बक्सा नया बदल देते हैं, चेंज कर देते हैं उसको। और ये बक्सा चेंज करके इसमें मतलब मक्खी भी अच्छी तरह उसमें बढ़ोतरी होगी, उसमें कोई बीमारी वगैरह नहीं आएगी। अगर इसमें बीमारी भी आती है तो इसमें सल्फर को यूज करते हैं, उसकी डस्टिंग करते हैं। और दूसरी बात, इसमें फार्मिक एसिड जो बीमारी के लिए है उसका शीशी में लगा के मतलब भर के उसमें हर एक प्रत्येक बॉक्स में उसको रखते हैं। उससे जो है इसमें बीमारी नहीं आएगी और मक्खी स्वस्थ रहेगी। अपने हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में बहुत से किसानों ने गेहूं की फसल लगा रखी है और इस समय उनकी फसल बढ़वार की अवस्था पर है। लेकिन लगातार मौसम में हो रहे उतार चढ़ाव के कारण फसल में कुछ रोगों का प्रकोप देखने को मिल रहा है, जिसका सीधा प्रभाव फसल की बढ़वार और पैदावार पर पड़ता है। अतः इस रोग से गेहूं की फसल को आप कैसे बचाएं, इसकी जानकारी दे रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर DK जैन। किसान भाइयों, जैसे जैसे तापमान में वृद्धि हो रही है, गेहूं में रोली का आक्रमण भी बढ़ रहा है। रोली मुख्य रूप से किसान भाइयों फफूंद की वजह से होती है। किसान भाइयों, बदलते मौसम में गेहूं की फसल में पीला रतुआ रोग का प्रकोप हो रहा है। तो ये रोग किसके कारण होता है और इस रोग की पहचान के कौन कौन से लक्षण हैं, इस बारे में जानते हैं। तो अभी आप देखेंगे कि दो तरह की रोली का आक्रमण हो रहा है, पीली रोली और सफ़ेद रोली। पीली रोली में भी आप देखेंगे कि ये पीली रोली भी 3 तरह की होती है। एक तो भूरी रोली है, जिसको कि आप कहते हैं पत्ती रतुआ के नाम से भी जाना जाता है, या जिसको अपन ब्राउन या लीप रस्ट के नाम से भी जाना जाता है। यह रोग जो आप किसान भाइयों देखेंगे कि पक्षिनिया रिकोन्डिटा नामक जो एक फफूंद होता है उसकी वजह से होती है। इसमें आप देखेंगे कि किसान भाइयों पत्तियों पर नारंगी है, भूरे है या चमकीले फफूला बन जाते हैं या धब्बे बन जाते हैं, नारंगी और भूरे रंग के धब्बे बन जाते हैं। अधिक आक्रमण पर तो आप देखेंगे कि तने पर भी ये बिखरे बिखरे धब्बे दिखाई देते हैं, जिससे क्या होता है पौधा जो है समय से पहले ही उसमें पक जाता है तथा दाना जो उसका होता है वो दाना भी हल्का या सिकड़ा हुआ होता है और पैदावार भी इस रोग का अगर सही समय से नियंत्रण नहीं किया गया तो पैदावार भी बहुत कम होती है। दूसरी रोली जिसको पीली रोली या धारीदार रतुआ या येलो या स्ट्राइप रस्ट के नाम से भी जाना जाता है। यह रोग किसान भाइयों पक्षिनिया स्ट्रीफोर्मिस नामक जो फफूंद होता है उसकी वजह से होता है। इसमें आप देखेंगे किसान भाइयों पत्तियों पर होता है और इसमें देखेंगे कि पत्तियों पर आप देखेंगे छोटे छोटे अंडाकार जो हल्के पीले रंग के धब्बे कतारों में दिखाई देते हैं। ये रोग जो किसान भाइयों गेहूं में बालियां लगने से पहले ही प्रकट हो जाता है और इससे किसान भाइयों अधिक नुकसान होता है। इस रोग से दाने जो होते हैं वो छोटे सिकड़े हुए तथा हल्के होते हैं और पैदावार भी कम होती है। तीसरी तरह की रोली जो होती है वो काली रोली, जिसको तना रतुआ या ब्लैक रस्ट या स्टेम रस्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये किसान भाइयों पक्षिनिया ग्रेमिनीस टिटिसाई नामक फफूंद से होता है, जिसमें आप देखेंगे कि पत्ती की दोनों सतह पर फलियों पर है, पर्णछेदों पर है, गहरे लाल भूरे रंग के धब्बे बन जाते हैं। इन धब्बों के फटने पर आप देखेंगे कि जो भूरा चूर्ण होता है वो निकल जाता है और अधिक प्रकोप पर तो आप देखेंगे कि दाने भी नहीं बनते और यदि बनते भी हैं तो वो हल्के व सिकड़े होते हैं, जिससे पैदावार बहुत कम होती है। जिन किसान भाइयों की गेहूं की फसल में रतुआ रोग का प्रकोप दिखाई दे रहा है, वे किसान भाई समय रहते इस रोग की रोकथाम के लिए कौन कौन से उपायों को अपनाएं, इस हेतु सुझाव के लिए मिलते हैं। इन तीनों तरह की रोलियों से निजात पाने के लिए किसान भाइयों आपको प्रोपिकोनाजोल 25 cc आती है, इसको 1 मिलीलीटर प्रति लीटर, या टेबुकोनाजोल है उसको हमें 1 मिलीलीटर, वो भी 25 cc आती है, इसको हमें 1 मिलीलीटर प्रति लीटर के हिसाब से हमें छिड़काव करना है। अभी किसान भाइयों आप एक और समस्या देखेंगे कि सफ़ेद रोली या जिसको वाइट रस्ट के नाम से भी जाना जाता है वो भी आक्रमण चालू हो गया है। तो इससे निजात पाने के लिए हमें गंधक के चूर्ण का छिड़काव कर सकते हैं 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, या केराथियान को हमें या कैलेसिन को 1 मिलीलीटर प्रति लीटर के हिसाब से छिड़काव कर सकते हैं। साथ ही किसान भाइयों अभी देखेंगे कि एक काइमा रोग, जिसको कि अंग्रेजी में अपन लूज स्पॉट के नाम से भी जाना जाता है या अनावत कंडवा के नाम से भी जाना जाता है, यह भी एक फफूंद जनित रोग है जो कि बीज जनित रोग होता है। यह किसान भाइयों फफूंद की वजह से होता है और इसमें आप देखेंगे जो बालियां होती हैं उसमें काला कलर का चूर्ण जो होता है वो निकलता है।
तब और वो चूर्ण जो क्या करता है कि रोग का फिर संक्रमण करता है। तो ये बीज जनित बीमारी है, तो हमेशा ध्यान रखें कि प्रमाणित बीज ही लें और बीजों को उपचारित करके बोएं। और अगर अभी ये खेत में काइमा रोग या लूज स्पॉट है या अनावृत कंड इस रोग को कहते हैं, अगर ये रोग मिल जाता है तो प्रभावित बाली को पॉलीथीन के बैग में लेके उसको सावधानी पूर्वक निकाल के उसको जला दें। और ये ध्यान रखें कि जब आप अगली बार जब बीज ले रहे हैं तो मई जून में उसका सौर उपचार करें। इन बीमारियों का सही समय पर सही तरीके से नियंत्रण कर लिया गया तो गेहूं की पैदावार में भी वृद्धि होगी और किसान की आर्थिक दृष्टि से भी विकास होगा। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। हमारे राज्य के जिन किसानों के पास सिंचाई जल की व्यवस्था है और वो स्वीट कॉर्न मक्के की खेती करना चाहते हैं, उनके लिए बुआई का ये उचित समय चल रहा है। तो वो स्वीट कॉर्न मक्के की कौन सी उन्नत किस्म का चुनाव करें तथा उनकी बुआई से लेकर भुट्टो के बढ़वार तक का प्रबंधन किस प्रकार से करें, इस बारे में सुझाव दे रहे हैं एक कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर नरेंद्र प्रताप। आइए स्वीट कॉर्न मक्के के बारे में पहले जान ले। तो मक्के की खेती आज किसानों के लिए अधिक फायदे की खेती बन गई है, क्योंकि मक्के की दाना उत्पादन वाली प्रजातियों के अलावा स्वीट कॉर्न और बेबी कॉर्न मक्के की खेती भी अब किसान करने लगे हैं। आज हम बात करेंगे स्वीट कॉर्न मक्के के बारे में। स्वीट कॉर्न मक्का को सेक कर या उबाल कर खाया जाता है। इससे अनेक प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन भी तैयार किए जाते हैं। इसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अच्छी मांग होने के कारण डिब्बाबंदी करके निर्यात भी किया जाता है। इस मक्का को दूधिया अवस्था में ही तोड़कर उपयोग किया जाता है। स्वीट कॉर्न की खेती दिसंबर और जनवरी माह को छोड़कर वर्ष भर की जा सकती है। ये फसल कम समय में तैयार हो जाती है। तो आइए स्वीट कॉर्न मक्के की खेती पर विस्तार से जानते हैं। जैसा किसान भाई जानते हैं कि जो स्वीट कॉर्न है, जो मक्के की प्रजाति है, इसकी कुछ प्रमुख प्रजातियां हैं, जैसे माधुरी स्वीट कॉर्न, प्रिया स्वीट कॉर्न। इनके अलावा आप अल्मोड़ा स्वीट कॉर्न, ऑरेंज स्वीट कॉर्न आदि प्रजातियों का चयन कर सकते हैं। स्वीट कॉर्न मक्का की संकुल किस्म माधुरी के भुट्टे बुआई के 55 से 60 दिन बाद ही तोड़ने योग्य हो जाते हैं। अन्य प्रजातियों के भुट्टे भी 65 से 70 दिन में तोड़ने योग्य हो जाते हैं। जहां तक इन प्रजातियों की उपज की बात है तो एक पौधा में एक भुट्टा लगता है और 1 हेक्टेयर खेत में पौधों की संख्या लगभग 80,000 होती है। ऐसे में किसानों को 80,000 भुट्टों की उपज मिलती है। अब इसके बाद करते हैं कि अब बीज हम जो भी बीज लें वो प्रमाणित बीज हो, किसी भी रजिस्टर्ड संस्थान से, या अगर प्राइवेट के भी बीज लेते हैं तो प्राइवेट में इसका जर्मिनेशन बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर मेज का जर्मिनेशन अगर 95 से 90% तक है तब तो अच्छा है। उससे कम जर्मिनेशन लेने पे हमारा जो है उत्पादन में कमी होती है। अब इसके बाद इसमें बीज दर की बात करें तो हमारा जो बसंतकालीन मक्का लेते हैं उसमें 20 से 25 किलो जो है बीज जो है पर्याप्त होता है 1 हेक्टेयर के लिए। अब बीज की बुआई से पहले ये जरूर ध्यान दें, अगर हम जो है बाहर प्राइवेट कंपनी से या किसी रजिस्टर्ड फर्म से बीज लेते हैं तो वो उस बीज का हम शोधन अवश्य कर लें। बीज के शोधन के लिए हमको जो है थीरम 2 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से या कार्बेंडाजिम जो है 2 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से जो है इसका प्रयोग करें। अगर शोधित बीज का हम प्रयोग करते हैं तो हमारे जो उसमें कई तरह के जो बीज जनित जो रोग होते हैं जो बीज के ऊपर लगे रहते हैं, उससे हमारा जो बीज जो है मुक्त हो जाता है। अब उर्वरकों का प्रयोग कैसे करें, क्योंकि किसी फसल में अच्छे उत्पादन और बीजों के रोग में लगने वाले पौधे में जो फसलों में लगने वाली बीमारियां हैं उसका काफ़ी हद तक नियंत्रण हम जो है संतुलित उर्वरकों के प्रयोग से करें। तो उर्वरक के प्रयोग से पहले है जिस खेत में हम जो है बीज बोना चाह रहे हैं मक्के फसल, उससे पहले उसकी भूमि का जो है मृदा जांच करा लें, मिट्टी की जांच अवश्य करा लें। उसके बाद जो हमको वहाँ से जो
कार्ड मिलेगा, उस कार्ड में जो हमारा रिकमेंडेशन रहेगा उसके हिसाब से हम जो है उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश की मात्रा देते रहेंगे। और साथ में जो है जिंक का प्रयोग अवश्य करें, क्योंकि जिंक जो है, जो मक्के में एक रोग लगता है, जिंक की कमी से एक बीमारी लगती है जिसे सफ़ेद कली कहते हैं। तो अगर हम जिंक का प्रयोग करेंगे तो हमारे उसमें जो है ये बीमारी जो है लगने वाली उसकी समस्या नहीं आएंगी। तो उर्वरकों में 120 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस और 50 किलो पोटाश की जो है मात्रा दी जाती है। और हो सके तो सल्फ़र की मात्रा 40 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से सल्फ़र की मात्रा जरूर प्रयोग करें, क्योंकि सल्फ़र से जो है दाने की क्वालिटी में की गुणवत्ता में वृद्धि होती है। तो इसमें नाइट्रोजन का आधी भाग, फास्फोरस और पोटाश के पूरे मात्रा के साथ जो मिलाकर बुआई से पहले छिड़काव कर दें। अब इनकी खेत की तैयारी की बात करें तो खेत खाली है, तो वो जो है खेत को जो है एक बार मिट्टी पलट हल से जुताई करने के बाद अच्छी तरह से मिट्टी जो है भुरभुरी बनाने के बाद जो है इसकी बुआई जो है एक आता है मेज की लाइन से बुआई करने के लिए एक मशीन आती है, मेज, जिसे मेज प्लांटर कहते हैं, उसके द्वारा करें। पौधे से पौधे की दूरी जो है 20 से 25 सेंटीमीटर। अगर हम इस तरह से बुआई करते हैं लाइन से लाइन और पौधे से दूरी जो है निश्चित दूरी रखते हैं, तो हमारा जो 1 हेक्टेयर का क्षेत्रफल होता है उसमें लगभग हमारे जो है 75,000 से लेकर 80,000 पौधे जो है हमारे उसमें आते हैं। अगर हम जो है पौधों की संख्या 1 हेक्टेयर में जो रिकमेंडेशन है उतना अगर मेंटेन करें तो हमें अच्छी उत्पादन प्राप्त होती है। अब एक चीज़ और ध्यान रखना चाहिए बुआई के समय कि हम जो इसके पौधे से पौधे की दूरी के साथ साथ जो है स्पेसिंग रखा जाता है, उसके साथ साथ हमारा एक और भी दूरी होती है जिसे हम कहते हैं आइसोलेशन, प्रतिस्थापन दूरी। इसमें यह होता है कि हम मक्के की एक प्रजाति से दूसरी प्रजाति के बीच की दूरी 200 मीटर रखी जाती है। तो हमें जब स्वीट कॉर्न का उत्पादन के लिए हम अपना जो है खेती तैयार करें तो हमको ये निश्चित कर लेना चाहिए कि 200 मीटर की दूरी में आसपास कोई मेज की दूसरी प्रजाति जो न लगाई जाए। इससे क्या होता है कि ये जो है चिड़िया या जानवरों द्वारा जो इनमें जो है क्रॉसिंग की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि ओपन पॉलिनेटेड होती हैं, तो इसमें क्रॉसिंग की संभावना, इससे हमारी प्योरिटी मेंटेन नहीं रह पाती। इसलिए जो है इसको 200 मीटर रखा जाता है। स्वीट कॉर्न की फसल को शुरू के 35 दिनों तक खरपतवार से मुक्त रखना चाहिए, जिसके लिए बुआई के बाद तथा बीजों के जमाव से पहले एंट्राजीन खरपतवार नाशी का छिड़काव करें। जहां तक खड़ी फसल में उर्वरकों के प्रयोग की बात है तो यूरिया की 100 से 110 किलोग्राम मात्रा 35 से 40 दिन के फसल में प्रयोग करें। इसके अलावा मंजर निकलते समय 1.5 से 2 किलोग्राम घुलनशील उर्वरक का छिड़काव करें। ऐसा करने से भुट्टों में दाने ठीक प्रकार से भरते हैं। मक्के में जो सिंचाई के कुछ अवस्थाएं हैं, जैसे इसमें टसलिंग और सिल्किंग अवस्था, मतलब जब इसमें जीरा बनना शुरू होता है और जब इसमें जो है पुष्प आने शुरू होते हैं, तो ये जो इसकी सबसे क्रिटिकल अवस्था होती है। अगर इस समय सिंचाई की जाती है तो आगे उत्पादन पे बहुत ज़्यादा अच्छा उत्पादन मिलता है। इसके साथ ही साथ जो है हमारे कुछ और वो अवस्थाएँ होती हैं, जब दाना बनना शुरू होता है और जब दाने जो भरना शुरू होते हैं तो उस समय जो है पानी की जो है कमी न होने पाए खेत में, इसका विशेष ध्यान रखें। और एक चीज़ और ध्यान रखें किसान भाई कि जब भी जो है खेत में 50% से कम की नमी दिखने लगे, 50% तक अगर लगता है नमी हो गई है, कम हो रही है, तो तुरंत उसमें सिंचाई करें। अर्थात यह है कि उसमें जो है नमी बरकरार रखें खेत में। स्वीट कॉर्न के भुट्टो की तुड़ाई दुधिया अवस्था होने पर ही कर ले। तुड़ाई में देरी करने पर मिठास और गुणवत्ता कम होने लगता है। अतः तुड़ाई की उचित अवस्था की पहचान के लिए भुट्टे के ऊपरी छिलके को हटाएं और नाखून से दानों को दबाएं। अगर दानों में से पानी की फौहार निकले तो समझ ले कि भुट्टा तुड़ाई योग्य तैयार है और तुड़ाई की यह अवस्था मंजर आने के 18 से 20 दिन बाद आता है। किसान भाइयों, अगर आप प्रति हेक्टेयर में स्वीट कॉर्न मक्के की खेती करते हैं तो लागत और लाभ का ब्यौरा इस प्रकार है। भोजन की बात हो और सब्जियों एवं सलाद की बात ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। सलाद का नाम लेते ही हमें याद आती है मूली, और इसकी खेती करके प्रदेश के किसान भाई काफी लाभ भी कमा रहे हैं। लेकिन मूली की फसल पर आजकल काला तीला नामक बीमारी का प्रकोप देखने को मिल रहा है। तो किसान भाई इसकी रोकथाम किस प्रकार से करें, आइए जानते हैं कुरुक्षेत्र के सेवानिवृत्त अधिकारी डॉक्टर CB सिंह से। हरी सब्जियों में जो मूली का अपना अलग ही महत्व है, और आजकल ऐसा है कि कुछ किसानों की ऐसी रिपोर्ट हमको मिली है
कि उसमें तेले का आक्रमण काफ़ी है, जिसको एफिड बोलते हैं। जहाँ तक इसकी पहचान की बात है कि पत्तियों को देखें तो एक सिकुड़ी सी हुई है, खुल के नहीं होती, पत्ता खुलता नहीं, और उसके बेस को उठा के नीचे की तलहटी को देखा जाए तो बहुत बारीक छोटे छोटे काले और भूरे रंग के कीट चपके रहते हैं, जो पत्तियों जो भोजन बनाने का कार्य करती हैं उनके रस चूस लेते हैं, सारे रस चूस लेते हैं, तो पत्तियां जो है सिकुड़ सी जाती है, उनका डेवलपमेंट रुक जाता है, और जब डेवलपमेंट रुक जाए तो जड़ें मोटी नहीं बनती। जहाँ तक उपज की बात है, इसके जब पत्तियां ही भोजन बना करके जड़ों को पहुंचाती हैं, जब पत्तियां ही नहीं स्वस्थ रहेंगी तो जड़ का डेवलपमेंट रुक जाएगा, बढ़वार नहीं होगी, और अगर बढ़वार नहीं होगी तो मार्केट में उसके अच्छे भाव नहीं मिलेंगे। किसान भाइयों, ये पौधे की सभी अवस्थाओं पर आक्रमण करता है, जिसके कारण पत्तियां मुड़ जाती हैं और फिर सूख जाती हैं। वर्षा और बदली वाले मौसम के कारण ये कीट काफी मात्रा में फसल पर देखे जाते हैं। तो इन कीटों का नियंत्रण किस प्रकार से करें, आइए जानते हैं। इसके लिए एक मेलाथियान आती है दवा, मेलाथियान या सायथियान, कंटैक्ट इंसेक्टिसाइड होता है। 2 ml दवाई और 1 लीटर पानी के हिसाब से अगर स्प्रे करते हैं तो ये हमारी पत्तियों पर जो तेला आया हुआ है, जिसको आल बोलते हैं या एफिड बोलते हैं, वो उससे नष्ट हो जाएंगे। ये ध्यान रखें कि अगर दवा स्प्रे किए हैं तो कम से कम 1 हफ्ते बाद ही मार्केट में उसको जड़ को बेचने के लिए ले। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं, और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है डाबोदा जिला झज्जर से हेमंत कुमार जी ने। यह एक्वेरियम में मछली पालन तकनीक पर जानकारी चाहते हैं। तो हेमंत जी, आपकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। एक्वेरियम बिजनेस स्टार्ट करने से पहले जो ऑर्नामेंटल फिशेस हैं, ये एक आप छोटे से जगह में भी कर सकते हैं। अगर आपका घर है उसके पीछे थोड़ा सा जगह है, आप वहाँ भी कर सकते हैं। शहरों में एक्वेरियम छोटे आकार से लेकर बड़े आकार तक के होते हैं। बाजार में 15 इंच से 15 फीट तक साइज के एक्वेरियम उपलब्ध हैं। सबसे छोटे साइज का एक्वेरियम 12 गुणा 6 इंच का होता है। इससे छोटे आकार के एक्वेरियम में मछलियाँ ज्यादा बढ़ती नहीं हैं। इतने बड़े आकार के एक्वेरियम में 4 से 5 जोड़ी मछली को रख सकते हैं। आपको सबसे पहले जो है, अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं एक्वेरियम मछली का पालन, तो आप लाइव बेरर मछली से कीजिए, जो कि डायरेक्ट बच्चा देता है। ये मछलियों में आता है गप्पी, मोली, शॉर्ट टेल और प्लेटी। तो ये चारों जो मछली है ये लाइव बेरर है और सालों भर बच्चे देती है। तो इन मछलियों को प्रजनन और पालन दोनों ही बहुत ही आसान है। एक्वेरियम में पानी हमेशा क्लोरीन रहित, शुद्ध एवं ताज़ा होना चाहिए। पानी भरते समय एंटी क्लोरीन डालना चाहिए। मछलियों के लिए हितकर होता है। बोर पानी अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो पहले बोर से पानी एकत्र करके 2 दिन बाहर रखना चाहिए और फिर उसे एक्वेरियम में डालें। अगर आपका एक्वेरियम का साइज 2 फीट लंबा है और 1 फीट चौड़ा है, तो उसमें आप जो है 4 से 5 पेयर तक मछली रख सकते हैं, जो कि ऐसा मछली रखें जो एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल हो। अब जैसे एक्वेरियम में आप जो है गोल्ड फिश रखे और उसके साथ फाइटर फिश रख दिए, तो फाइटर फिश का हैबिट क्या होता है, हमेशा फाइट करते रहता है, तो वो गोल्ड फिश को हमेशा नुकसान पहुंचाएगा। तो एक्वेरियम में हमेशा ऐसा मछली रखें जो एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल हो, तभी आपका एक्वेरियम में जो है स्मूथली चलेगा और उसमें मछली जो है मरेगी नहीं। यहाँ इस बात को ध्यान में रखें कि एक्वेरियम के ऊपर सीधी सूर्य की रोशनी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि धूप लगने पर एक्वेरियम में फफूंद जैसा हरा कवक पनपने लगता है, जो मछलियों को नुकसान पहुंचाता है। इसके अलावा एक्वेरियम के पानी का तापमान ज्यादा या कम होने से मछली के ऊपर दबाव पड़ता है और मछलियां मरने लगती हैं।
इसके साथ साथ इसका फीडिंग जो है, फीडिंग भी आसान है। फीडिंग जो है आप जनरली जो है, जो आर्टिफिशियल फीड अभी मार्केट में अवेलेबल है, फ्लोटिंग फीड्स होते हैं, वो दाना जो है 1 चम्मच से निकाल के डेली उसमें 1 चम्मच दीजिए पहले। अगर वो पूरा खा जाए तो फिर दूसरा चम्मच दीजिए, अगर वो भी खा जाए तीसरा जो है। तो इसके साथ उसमें अगर पॉसिबल है एक्वेरियम में तो जो नेचुरल प्लांट्स होते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स, वो लगाएं। उस प्लांट के लगाने से क्या होगा, जो मछली एक्सक्रीटा छोड़ती है, जो अमोनिया होता है, वो जो प्लांट लगा होता है वो उसको मैन्यूर के रूप में यूज़ करके और जो है वो अपना ग्रोथ मतलब बढ़ता है प्लांट। तो उससे क्या होगा कि आपका जो एक्वेरियम का पानी है वो जल्दी गंदा नहीं होगा। राज्य के विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। 56 कद्दू की सफल खेती पर एक सफल किसान का अनुभव। प्याज की फसल में लगने वाले रोग और उनका नियंत्रण। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ETV हरियाणा हिमाचल प्रदेश, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। तो हमारा ईमेल एड्रेस है p18annadaata@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।